नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों कई स्टेट्स में इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के बाद हमेशा की भांति जो होता आया था वो इस बार भी होया है। यानी कई स्टूडेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। हमारे देश में परसेंटेज को इतना अधिक महत्व दिया जाता है जितना जिंदगी को भी नहीं दिया जाता। किसी स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस को नापने का हमारे पास केवल एक ही साधन है, वो है आपकी मार्कशीट में परसेंटेज कितना है। जबकि नेटफ्लिक्स, एप्पल और गूगल जैसी कंपनियां आज ना परसेंटेज देखती है और ना ही कोई डिग्री देखती है। फिर भी हमारे देश में इंटेलिजेंस को नापने का तो केवल एक ही पैमाना है, वो है परसेंटेज। भले ही इस परसेंटेज ने हमारे देश के कई स्टूडेंट्स की जान तक ले ली है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में 9478 स्टूडेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। 2016 में 9908 स्टूडेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। 2018 में तो यह आंकड़ा 10,159 तक पहुंच गया था। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक ही 2018 में प्रत्येक दिन लगभग 28 स्टूडेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और 1 जनवरी 2009 से लेकर 31 दिसंबर 2018 की बात करें तो लगभग 81,758 स्टूडेंट ने आत्महत्या की है और वो भी पिछले 5 वर्षों में यह आंकड़ा यानी 57% इसका शेर है। यानी सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। 2012 की लैंसेट रिपोर्ट के मुताबिक सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स की उम्र 15 से लेकर 29 वर्ष की सबसे ज्यादा होती है। अब बात करते हैं कि किस कारण से आत्महत्याएं होती है। एक्सपर्ट के मुताबिक साइकोसोशल प्रॉब्लम के कारण ज्यादातर सुसाइड्स होते हैं। यानी कम नंबर लाने के कारण या फिर फेल होने के कारण उस पर सामाजिक दबाव आ जाता है, वो स्ट्रेस में चला जाता है जिसके कारण सुसाइड्स कर लेता है, ड्रग्स लेने लगता है और परिवार के बीच में जो बॉन्डिंग है वो खत्म हो जाती है और वो अपने आप के जीवन को समाप्त कर लेता है। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट के अनुसार इन्हें स्ट्रेस एंग्जायटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इस डिसऑर्डर की वजह से स्टूडेंट्स अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं और आखिरी में उनके पास केवल एक रास्ता होता है सुसाइड करने का। स्टूडेंट्स द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट करने का जो मुख्य कारण है, यानी जो रूट कॉज है, वो मैं हमारे देश के घटिया व बेकार एजुकेशन सिस्टम को मानता हूं। जो परसेंटेज को इतना महत्व दिया जाता है, इस प्रकार से हमारा एक एनवायरनमेंट तैयार हुआ है जिसे केवल परसेंटेज के आधार पर या पास और फेल होने के आधार पर उसकी इंटेलिजेंसी को नापा जाता है। इसलिए आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एजुकेशन सिस्टम पर। यानी आज के वीडियो में मैं एक्सपोज करूंगा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि हमारा देश का जो आज का एजुकेशन सिस्टम है वो कब लागू हुआ, किसने लागू किया और क्यों लागू किया गया। 1835 से पहले हमारे देश में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, जहां स्टूडेंट्स गुरु के पास यानी उसके आश्रम में रहकर ही शिक्षा अर्जित करते थे, जहां उन्हें अस्त्र शस्त्र शास्त्रों की, मोरल वैल्यूज की, आयुर्वेद की, शल्य चिकित्सा की, वेद उपनिषद, कूटनीति और राजनीति की शिक्षाएं दी जाती थी। उन्हें रोज प्रैक्टिकली शिक्षा दी जाती थी, उन्हें रोज मिशन पर भेजा जाता था और उन्हें मिशन कंप्लीट करवाए जाते थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो टोटल फ्री एजुकेशन सिस्टम था, यानी ना उसकी कोई फीस थी, यहां तक कि हॉस्टल की फीस नहीं थी। गुरुकुल का सारा खर्चा वहां के स्टेट्स उठाया करते थे, यानी राजा और महाराजा इसका खर्चा उठाया करते थे। कुछ वर्ष तक सभी स्टूडेंट्स को कॉमन एजुकेशन दी जाती थी, उसके बाद उन्हें इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती थी। जैसे कोई अगर स्टूडेंट शिक्षक बनना चाहता था तो उसे शास्त्रों की शिक्षाएं दी जाती थी, वेद पुराणों की शिक्षाएं दी जाती थी। योद्धा बनने वाले को अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें विकल्प थे। जैसे धनुष चलाने वाले को धनुष सिखाया जाता था और तलवार चलाने वाले को तलवार और भाला चलाने वाले को भाला। गदा चलाने वाले को भाला नहीं सिखाया जाता था और भाला का इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को तलवार चलाना नहीं सिखाया जाता था। अमात्य और मंत्री बनने वालों को पॉलिटिक्स और कूटनीति की शिक्षा दी जाती थी। लेखाकार बनने वालों को अर्थशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी और डॉक्टर बनने वाले को शल्य चिकित्सा और आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन 1833 में जब यहां पर ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो 1833 में लॉर्ड मैकॉले नाम का एक अंग्रेज यहां पर आता है और 2 साल पूरे देश का भ्रमण करने के बाद 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट देता है। दोस्तों, वह स्टेटमेंट यह है कि वह कहता है कि मैं पूरा भारत घूमा हूं, जहां न कोई भिखारी है और नहीं चोर, वह धन की कोई कमी नहीं है। भारत के लोगों की मोरल वैल्यूज बहुत ऊंची है। जब तक हम भारत को जीत नहीं सकते, जब तक उनकी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को हम समाप्त नहीं कर देते। और फिर हमारे देश में एक नया एजुकेशन सिस्टम लाया गया जिसमें अंग्रेजी और अंग्रेजियत को अधिक महत्व दिया गया। यानी हमारे कल्चर को, हमारे मोरल वैल्यूज को, हमारी शिक्षाओं को नेग्लेक्ट किया गया, उन्हें कमजोर मापा गया
और अंग्रेजी शिक्षा को और अंग्रेजियत को यानी उनकी संस्कृति को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। 1947 में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमारे देश के पवित्र परिवार के चाचा जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने शिक्षा मंत्री बनाया मौलाना अबुल कलाम आजाद को। मौलाना अबुल कलाम आजाद का भारत से कोई लेना देना नहीं था। जिनका जन्म मक्का के उस्मानिया साम्राज्य में हुआ था, उनकी मां अरबी थी और पिता उनके ईरानी थे, फिर भी उनको भारत का शिक्षा मंत्री बनाया गया। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जानबूझकर इस एजुकेशन सिस्टम को बदले नहीं, यानी अंग्रेजों के जाने के बाद भी हमारे देश पर अंग्रेजों के बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम को थोप दिया गया और तब से लेकर आज तक हम उसी एजुकेशन सिस्टम को, इस घटिया एजुकेशन सिस्टम को हमारे कंधों पर लेकर चल रहे हैं। अब बात करते हैं उनका उद्देश्य क्या था, पर्पज ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। भारत में राज्य करने के लिए अंग्रेजों को केवल 3 प्रकार के लोगों की जरूरत थी। एक तो जो फैक्ट्री में काम करने सके, यानी फैक्ट्री वर्कर्स की, क्लर्क की और मिलिट्री फोर्सेज की। और आज भी हमारा देश केवल ये 3 प्रकार के लोग ही पैदा कर रहा है, यानी नौकर पैदा कर रहा है। और इस कारण से ही हमारे देश की जो विश्व खोज है, जो विज्ञान की खोज है, उसमें हमारा कितना योगदान है यह हमें अच्छी तरह मालूम है। हमारे देश में कुछ ब्रिलियंट पैदा हुए हैं, जैसे इंदिरा नूई है, सुंदर पिचाई है, सत्य नडेला है, लेकिन ये हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम ने नहीं दिए, बल्कि ये बाहर गए, विदेशों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और वहां के अकॉर्डिंग, यानी नए जमाने के अकॉर्डिंग के एजुकेशन सिस्टम में अपने आप को ढालकर वहां तक पहुंच सके हैं। अब बात करते हैं हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम का ढांचा किस प्रकार से। दोस्तों, अगर एक लाइन में कहूं तो 18वीं शताब्दी का हमारे पास कंटेंट है, 19वीं शताब्दी का हमारे पास आर्किटेक्चर है, 20वीं शताब्दी की कार्यप्रणाली है जिसमें हम 21वीं शताब्दी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और फिर हम चाहते हैं कि हमारे देश से वर्ल्ड लीडर पैदा हो। अब बात करते हैं हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की कुछ कमियों की, उनकी प्रॉब्लम्स की। Some fundamental problem of our education system। सबसे पहले इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रमोट रेट रेस, परसेंटेज लाने के चक्कर में स्टूडेंट्स रट्टा मंत्री बन जाता है और 98% तक तो ले आता है, लेकिन उसमें विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं होता, उसमें कोई कौशल डेवलप नहीं हो पाता। अंग्रेजी संस्कृत में 98%, 99% नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स को न अंग्रेजी बोलना आता है और न संस्कृत बोलना आता है। आइंस्टीन ने कहा था कि अगर आप एक मछली को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करोगे तो वो चढ़ नहीं पाएगी, जिसके कारण वो पूरी उम्र अपने आप को कोसती रहेगी और वो अपने आप को कमजोर आंकने लगेगी। और मछली की जो सिचुएशन है वही हमारे देश के स्टूडेंट्स की सिचुएशन है। दूसरी समस्या है एजुकेशन डज नॉट बिल्ड पर्सोना ऑफ ए चाइल्ड। हमारे एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स के व्यक्तित्व का विकास नहीं करता, उसे निर्णय लेने में सक्षम नहीं बनाता, बल्कि जो किताबों में लिखा है, यानी उन्हें उन्हीं रास्तों पर चलना सिखाया जाता है जो किताबों में ऑलरेडी लिखा हुआ है। और हमारी किताबों में तो 19वीं शताब्दी का कंटेंट है। एजुकेशन सिस्टम नो क्रिटिकल एनालिसिस ओनली फॉलोइंग द एस्टेब्लिशमेंट। इतिहास, संस्कृति और धर्म जैसे जो गंभीर मुद्दे हैं उनका विश्लेषण हम नहीं कर पाते, बल्कि जो किताबों में लिखा है, यानी जो धर्म ग्रंथों में या इतिहास में लिखा है, हम उन्हें वैसा का वैसा मानते हैं, उनके अर्थ को तक नहीं समझ पाते। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार से हमें पढ़ा रहा है। टीचर्स देमसेल्व्स आर नॉट ट्रेंड एंड एफिशिएंट। शिक्षक न तो हमारे देश में प्रशिक्षित है, न उनके पास पढ़ाने के लिए आधुनिक संसाधन है। टीचर्स अपडेटेड नहीं है, वो पुराने पैटर्न के ऊपर पढ़ा रहे हैं और बस पढ़ा रहे हैं। मीडियम ऑफ लैंग्वेज ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। हमारे देश में अंग्रेजी को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, यानी जो अंग्रेजी बोलता है तो वो तो बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है, उसे बहुत बड़ा समझा जाता है, जबकि जो हिंदी बोलता है या अपनी लोकल लैंग्वेज जैसे राजस्थानी, पंजाबी या अपनी जो भाषाएं बोलता है मराठी, उसे अपने आप को हम उसे कमजोर समझते हैं। अगर हम राजस्थान के किसी गांव के एक स्टूडेंट्स की बात करें तो जब वो छोटा होता है तो उसे अपनी गांव की लोकल लैंग्वेज उसे सीखना पड़ता है, और जब वो स्कूल में जाता है तो उसे हिंदी सीखना पड़ता है, और जब वो कॉलेज में जाता है तो उसे अंग्रेजी सीखना पड़ता है। 3 भाषाओं के चक्कर में न किसी भी भाषा में वो पारंगत नहीं हो पाता है और अपना जो पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर पाता है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पाता है, बोलने में हिचकिचाता है। तीनों भाषाएं वो अच्छी तरीके से न बोल पाता है, न पढ़ पाता है और न ही समझ पाता है, यानी वो न घर का होता है और न घाट का होता है। एजुकेशन गिवन इज इरेलेवेंट टू जॉब मार्केट। जो हमारी कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है वो किसी कंपनी के काम में नहीं आ रहा। इस कारण कॉलेज और जो कंपनी के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है।
कॉलेजेस में पुराना मैटर पढ़ाया जा रहा है, पुराने पैटर्न पे काम किया जाता है, जबकि कंपनी नए पैटर्न की डिमांड करती है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 93% एमबीए ग्रेजुएट नौकरी के लिए योग्य नहीं है और टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के अकॉर्डिंग 80% इंजीनियर अनएम्प्लॉयबल है। यानी मार्केट में स्मार्टफोन की जरूरत है और हमें कॉलेजेस में लैंडलाइन कैसे बनाया जाता है यह सिखाया जा रहा है। सबसे जो लास्ट और सबसे जो मोस्ट टॉपिक है वो है दोस्तों, स्टूडेंट्स हैप्पी इन गेटिंग ए हाईली पेड सैलरी जॉब बट लेक एम्बिशन टू बिकम एंटरप्रेन्योर। यानी कॉलेज से निकलने के बाद हर स्टूडेंट्स की पहली पसंद यही होती है कि उसे नौकरी मिले, मल्टीनेशनल कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट जॉब। ज्यादातर लोगों की तो सोच यही है कि मुझे केवल गवर्नमेंट जॉब चाहिए क्योंकि वहां पर काम करना कम पड़ता है, एक सिक्योरिटी हो जाती है। अगर वो काम नहीं कर पा रहा है तो भी उसे कोई वहां से निकालेगा नहीं। इस कारण, इस काम चोरी के कारण ज्यादातर लोग गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते हैं, जबकि कई डेवलप जो कंट्रीज हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज में रहते हुए कई प्रकार के बिजनेस खड़े कर चुके होते हैं। यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नौकर बनाता है, मालिक नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें महत्वाकांक्षी तो बनाता है, लेकिन हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम हमारे सपनों को पूरा करने की इजाजत नहीं देता, बल्कि वो उसी पैटर्न पर चलने को विवश करता है जो किताबों में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली की जो असफलता का जो मुख्य कारण है उसकी। हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम जो फेल होता है उसका एक मुख्य कारण है हमारे देश का एजुकेशन बजट। हमारे देश का जो एजुकेशन बजट है वो इतना कम है कि कमी के कारण न इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप हुए हैं, न हमारे पास स्पेशल क्लासेज हैं, न हमारे पास कुछ नए संसाधन है, रिसोर्सेज हैं जिसके कारण नई चीजें स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा सके। अगर यूजीसी की रिपोर्ट के मुताबिक तो 35% प्रोफेसर हमारे देश में अभी तक पोस्टें खाली है, 46% एसोसिएट प्रोफेसरों की पोस्ट खाली है और 26% तो असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। इंडिया का 1989-19 में जीडीपी का 3% एजुकेशन, स्पोर्ट और कल्चर पर खर्च किया जाता था, जो 30 साल बाद यानी 2019 और 20 में जीडीपी का केवल 3.1% खर्च किया जाता है। यानी पिछले 30 साल में केवल 0.1% की बढ़ोतरी हुई है हमारे एजुकेशन बजट में। और बाकी देशों की बात करें तो यूके में 5.6% जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च किया जाता है, स्वीडन में 7.3% जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च किया जाता है, यूएसए में 5.4%, नॉर्वे में 7.3%, लक्समबर्ग में 9.0% और फिनलैंड में 5.1% जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च किया जाता है। इंडिया एवरेज पर स्टूडेंट 8,331 रुपए एक साल में खर्च करता है, जबकि अगर इसे चाइना के मुकाबले अगर इसको कंपेयर करें तो 23,000 युआन यानी 2,30,000 रुपए पर स्टूडेंट चाइना अपने स्टूडेंट्स पर खर्च कर रहा है। और स्विट्जरलैंड की अगर 2012 की भी रिपोर्ट माने तो वहां पर $17,455 यानी लगभग 12 लाख के लगभग एक स्टूडेंट्स पर स्विट्जरलैंड खर्च कर रहा है। 1947 से 2020 तक हमें केवल 3 नोबेल प्राइज मिले हैं, उनमें से भी 2 शांति के क्षेत्र में और 1 इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में इसलिए मिल गया क्योंकि हमारा देश का जो ढांचा है वो, हमारी देश की जो संस्कृति और कल्चर है वो शांति, दया और सेवा भाव के ऊपर टिकी हुई है। 135 करोड़ पॉपुलेशन वाले देश में अगर 73 साल में केवल 3 नोबेल प्राइज मिलते हैं तो यह शर्मिंदगी की बात है, यह सोचने का विषय है। जबकि जर्मनी की बात करें तो उनकी पॉपुलेशन मात्र 8 करोड़ है जिन्हें 108 नोबेल प्राइज मिले हैं। यूके की 6.6 करोड़ पॉपुलेशन है जिसे 132 नोबेल प्राइज मिले हैं। यूएसए में 32 करोड़ पॉपुलेशन है जिसे 385 नोबेल प्राइज मिले हैं। अगर टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे देश का हिस्सा 17% है, जबकि 1.26% ही हमारे नोबेल प्राइजेज का हिस्सा है। और जिन शख्सियतों पर हम गर्व करते हैं जैसे इंदिरा नूई, सुंदर पिचाई और सत्य नडेला, वे हमारे इस एजुकेशन सिस्टम के कारण इतनी जगह पर, इस बड़ी जगह पर नहीं पहुंचे, बल्कि वो बाहर जाकर उन्हें नया एनवायरनमेंट मिला, अपनी क्रिएटिविटी को उन्होंने पहचाना, इस कारण आज वो अपने बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं। कोरोना से पहले तक तो हमारे देश में मास्क तक नहीं बन रहे थे। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या है। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी सपना क्या था, पढ़ा क्या था और करना क्या पड़ रहा है। अगर रेलवे की ग्रुप डी की बात करें तो 2.47 करोड़ फॉर्म भरे हैं केवल 60,000 पोस्टों के ऊपर। इन 2.47 करोड़ में हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में ग्रेजुएट्स जो हैं, जो एमबीए धारी हैं, बीबीए हैं,
इंजीनियर है और भी बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्स कर चुके हैं। एमबीए और बीबीए करने के बाद भी अगर ग्रुप डी में अगर वो फॉर्म लगा रहा है तो हमारे देश की सिचुएशन क्या है ये हम समझ सकते हैं। 93% एमबीए और 80% इंजीनियर्स को अपनी स्टेटस के अकॉर्डिंग यानी अपने कोर्स के अकॉर्डिंग उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही, और मिलेगी भी कैसे, क्योंकि कॉलेज में तो उन्हें रटाया गया, रट्टा मंत्री बनाया गया, और जब कॉलेज में असाइनमेंट की बारी आई तो वो मार्केट से खरीद कर असाइनमेंट कॉलेज में जमा करा दिया जाता था। उन्हें क्या सीखने को मिला? कुछ नहीं दोस्तों। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एक साल में हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो कितनी बड़ी है, इस ग्राफ के आधार पर आप समझ सकते हैं। इस एजुकेशन सिस्टम ने क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया है। यहां केवल नौकरी की बात की जाती है, इनोवेशन और बिजनेस की बिल्कुल बात नहीं होती। अगर आप 100 स्टूडेंट्स को यह पूछोगे कि आप पढ़ते क्यों हैं, तो 95% का जवाब यही आएगा कि हमें नौकरी के लिए पढ़ते हैं, हमें नौकरी करना है। यानी ना उनका कोई मकसद है, केवल उन्हें सिर्फ यह पढ़ाया जा रहा है, यह सिखाया जाता है कि बस तुम्हें नौकर बनना है, नौकरी करना है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, इस वीडियो पर लाइक करिए और आपके ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।